नमस्कार दोस्तों, एलटी शिक्षण अभिरुचि के क्रम में आज का टॉपिक है क्रियात्मक अनुसंधान यानी कि एक्शन रिसर्च। दोस्तों, ये टॉपिक काफ़ी इम्पोर्टेंट है और आने वाले एग्जाम में इससे प्रश्न आने की संभावना रहेगी। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, आपको इस वीडियो से काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आज का टॉपिक है क्रियात्मक अनुसंधान। पहले इसके अर्थ के बारे में समझ लेते हैं, उससे हमें क्रियात्मक अनुसंधान के बारे में काफ़ी कुछ समझने में मदद मिलेगी। तो दोस्तों, इसका मतलब है कि विद्यालय से संबंधित व्यक्तियों द्वारा अपनी और विद्यालय की समस्याओं का वैज्ञानिक अध्ययन करके अपनी क्रियाओं और विद्यालयों की गतिविधियों में सुधार लाना। बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है कि विद्यालय से संबंधित व्यक्तियों, जैसे कौन कौन हो सकते हैं विद्यालय से संबंधित व्यक्ति, यानी कि शिक्षक, प्रधानाचार्य, प्रबंधक और निरीक्षक, इनके द्वारा अपनी और विद्यालय की समस्याओं का वैज्ञानिक अध्ययन करना, यानी कि साइंटिफिकली रूप से उसको अध्ययन करना और अपनी क्रियाओं और विद्यालयों की गतिविधि में सुधार लाना, ये दोस्तों इसका अर्थ है। तो क्रियात्मक अनुसंधान एक ऐसी प्रक्रिया है दोस्तों जिसका उद्देश्य मौलिक समस्याओं का अध्ययन करके नवीन तथ्यों की खोज करना है और नवीन सिद्धांतों का प्रतिपादन करना है। ओके, यानी कि अनुसंधान दोस्तों एक ऐसी प्रक्रिया है जिसका कोई ना कोई उद्देश्य होता है और इसके द्वारा मानव अपने ज्ञान में वृद्धि करता है। ओके, तो बहुत सिंपल है कि हम अनुसंधान इसीलिए तो करते हैं ना। तो देखिए, यहाँ पर क्रियात्मक अनुसंधान द्वारा निरीक्षक अपने प्रशासन में, यानी कि एक निरीक्षक है वो अपने प्रशासन में सुधार ला सकता है। प्रबंधक अपने विद्यालय के प्रबंधन में, यानी कि विद्यालय की व्यवस्था कैसी है। प्रधानाचार्य अपने विद्यालय के संचालन में एवं शिक्षक अपने शिक्षण कार्य में सुधार ला सकते हैं। तो इसका मतलब यह है कि दोस्तों क्रियात्मक अनुसंधान के द्वारा आप अपने कार्य में, जो भी आपका कार्य है, जैसे प्रधानाचार्य का कार्य होता है विद्यालय का संचालन करना, शिक्षक का कार्य होता है शिक्षण कार्य करना और प्रबंधक का कार्य होता है विद्यालय के प्रबंधन को देखना, यानी विद्यालय के मैनेजमेंट को देखना। तो वो सभी कार्यों में आप क्रियात्मक अनुसंधान यानी कि रिसर्च की मदद से आप उसमें सुधार ला सकते हैं। इसीलिए दोस्तों अनुसंधान किए जाते हैं। तो इसीलिए मैंने बोला कि ये एक आपकी दोस्तों एक उद्देश्य, यानी एक ऐसी प्रक्रिया है जिसका कोई ना कोई उद्देश्य होता है और इसी से आप क्या करते हैं, नवीन सिद्धांतों का प्रतिपादन करते हैं, नवीन तथ्यों की खोज करते हैं। ओके, और मानव अपने ज्ञान में वृद्धि करता है। ओके, अब यहाँ पर एक चीज और है। देखिए, अगर हम बात करें अनुसंधान की तो दो तरह के अनुसंधान होते हैं। एक होता है क्रियात्मक अनुसंधान, एक होता है मौलिक अनुसंधान। यहाँ पर जब बात आती है दोस्तों क्रियात्मक अनुसंधान की, तो इसमें जो अनुसंधान करता होता है वो अध्यापक, निरीक्षक होता है। ध्यान में रहे, अध्यापक, निरीक्षक, प्रधानाचार्य, प्रबंधक, ये सब आपके क्रियात्मक अनुसंधान के अंतर्गत आते हैं। ये इसमें अनुसंधान स्वयं करते हैं। ठीक है, ये चीज को आपने ध्यान में रखना है। ठीक है, यानी कि इसमें अनुसंधानकर्ता विद्यालय के शिक्षक, प्रधानाध्यापक यानी कि आपके प्रधानाचार्य, प्रबंधक और निरीक्षक स्वयं ही होते हैं। तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या होगा दोस्तों, विद्यालय की कार्यप्रणाली में संशोधन करके सुधार लाना। ओके, तो यहां पर आप चीज को ध्यान में रखना कि जब भी क्रियात्मक अनुसंधान होता है तो उसको संपादित करने में चाहे टीचर है, चाहे प्रिंसिपल है, चाहे प्रबंधक है, चाहे निरीक्षक है, ये हमेशा एक साइंटिफिक अप्रोच अपनाते हैं, वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाते हैं। ओके, और ज़्यादा से ज़्यादा ये आपके तत्कालिक प्रयोग पर बल देते हैं। इस चीज़ को आपने ध्यान में रखना है। लेकिन जब हम बात करते हैं मौलिक अनुसंधान की, तो इसमें अनुसंधानकर्ता कौन होता है, विद्यार्थी होता है। तो दो चीज़ें आप ध्यान में रखेंगे, क्रियात्मक अनुसंधान में अनुसंधानकर्ता आपका अध्यापक या निरीक्षक होगा या प्रधानाचार्य या प्रबंधक होगा, लेकिन मौलिक अनुसंधान में अनुसंधानकर्ता क्या होता है, विद्यार्थी होता है। इसके अलावा भी यहाँ पर कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन दी गई है जिससे कि आप बहुत इजीली क्रियात्मक अनुसंधान को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। जैसे कि देखिए, स्टीफन एम कोरे, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्रियात्मक अनुसंधान से रिलेटेड, यहाँ पर इन्होंने जो डेफिनेशन दी है, शिक्षा में क्रियात्मक अनुसंधान कार्यकर्ताओं द्वारा किए जाने वाला अनुसंधान है ताकि वे अपने कार्यों में सुधार कर सके। कितनी सिंपल सी डेफिनेशन है कि शिक्षा में अगर आप क्रियात्मक अनुसंधान की बात करेंगे तो कार्यकर्ताओं द्वारा, कार्यकर्ता कौन कौन है, अभी जैसे मैंने आपको बता दिया, कार्यकर्ताओं द्वारा किया जाने वाला अनुसंधान है ताकि वे अपने कार्यों में सुधार कर सकें। ओके, इसके अलावा मैक ग्रेथे, इन्होंने भी डेफिनेशन दी है, क्रियात्मक अनुसंधान व्यवस्थित खोज की क्रिया है, यानी कि इन्होंने बोला है कि आप व्यवस्थित रूप से
खोज को करते हैं जिसका उद्देश्य व्यक्ति समूह की क्रियाओं में रचनात्मक सुधार तथा विकास लाना है। ओके, इसके बाद मौले, इसकी डेफिनेशन भी काफी अच्छी है। शिक्षक के समक्ष उपस्थित होने वाली समस्याओं में से अनेक तत्काल ही समाधान चाहती हैं। जो भी हमारे सामने समस्या आती हैं वो समाधान चाहती हैं और मौके पर किए जाने वाले ऐसे अनुसंधान जिनका उद्देश्य तात्कालिक समस्या का समाधान होता है शिक्षा में साधारणतः क्रियात्मक अनुसंधान के नाम से प्रसिद्ध है। तो यानी जब भी शिक्षक के समक्ष कोई भी समस्याएं उत्पन्न होती हैं तो हम उसका समाधान चाहते हैं, तत्काल समाधान चाहते हैं, ठीक है ना। तो आप क्या करते हैं, मौके पे अनुसंधान करते हैं ताकि आपको उस समस्या से निजात मिले या उसका समाधान आप जल्दी से कर ले। तो जो शिक्षा में साधारणतया ऐसे अनुसंधानों को क्रियात्मक अनुसंधान ही बोला जाता है। तो आप देख लीजिए, आपके लिए कितना सिंपल है आप अनुसंधान, क्रियात्मक अनुसंधान के बारे में समझना। इसके अलावा एक और डेफिनेशन रेडमैन और मोरी की, इन्होंने क्या बोला, जैसे कि मैंने आपको बोला था कि भाई नवीन ज्ञान की प्राप्ति के लिए जो व्यवस्थित प्रयास है वही अनुसंधान है। आप नया ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं तो उसके लिए आप जो व्यवस्थित प्रयास करेंगे वही आपका अनुसंधान है। तो काफी अच्छी डेफिनेशन है और आई होप कि आपको क्रियात्मक अनुसंधान के बारे में अब कोई भी डाउट नहीं रह गया होगा। अब थोड़ा सा दोस्तों हिस्ट्री जान लेते हैं क्रियात्मक अनुसंधान की। अगर हम बात करें दोस्तों, क्रियात्मक अनुसंधान को प्रतिपादित करने का श्रेय अमेरिका को जाता है और इन्होंने जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था तो उसके दौरान अमेरिका के कोलियर द्वारा इनका प्रयोग किया गया था। यानी क्रियात्मक अनुसंधान का सर्वप्रथम प्रयोग अमेरिका में कोलियर द्वारा किया गया था द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान। इसको आप ध्यान में रखेंगे। इसके अलावा देखिए, सबसे बात आती है शिक्षा के क्षेत्र में क्रियात्मक अनुसंधान कहां से आया, तो इसको स्थायी रूप से प्रतिष्ठित करने का श्रेय है अमेरिका के कोलंबिया विश्वविद्यालय में स्टीफन एम कोरे, जिनकी अभी हमने डेफिनेशन पढ़ी थी ऊपर। तो इनको श्रेय जाता है एक तरीके से शिक्षा में क्रियात्मक अनुसंधान को स्थायी रूप से प्रतिष्ठित करने का श्रेय, ठीक है ना। इन्होंने 1953 में कदम उठाया था। कैसे, इन्होंने 1953 में एक पुस्तक लिखी थी जिससे कि विद्यालय की कार्य पद्धति में सुधार लाया जा सका था और उसका नाम था क्रियात्मक अनुसंधान। तो क्रियात्मक अनुसंधान के नाम से ही इनकी बुक पब्लिश हुई थी और इससे विद्यालय की कार्य पद्धति में सुधार लाया जा सका या सुधार लाने के लिए इन्होंने ये बुक पब्लिश की थी, ठीक है ना। भारत में अब बात करें तो भारत में सर्वप्रथम थे कामता प्रसाद पांडे। 1965 में इन्होंने शिक्षा में क्रियात्मक अनुसंधान नामक पुस्तक की रचना की थी। तो यहाँ पर तो भारत में देखा जाए तो कामता प्रसाद पांडे, और अगर वर्ल्ड की बात करें तो स्टीफन एम कोरे को माना जाता है कि इन्होंने क्रियात्मक अनुसंधान को स्थायी रूप से शिक्षा में प्रतिष्ठित किया। यानी कि इन्होंने एक तरीके से क्रियात्मक अनुसंधान की वैल्यू बताई शिक्षा में कि शिक्षा में क्रियात्मक अनुसंधान करना कितना आवश्यक है। ओके, तो बहुत सिंपल सा ये आपकी हिस्ट्री, आप इसको बहुत इजीली से याद कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद दोस्तों क्रियात्मक अनुसंधान के प्रकार, वैसे इसके 3 प्रकार होते हैं दोस्तों। पहला आता है वर्णनात्मक क्रियात्मक अनुसंधान यानी कि डिस्क्रिप्टिव एक्शन रिसर्च। देखिए, इस प्रकार का शोध कब किया जाता है, जब हमें किसी क्षेत्र में वस्तु स्थिति खोजनी जरूरी हो, ठीक है। यानी कि वस्तु स्थिति पता करने के लिए किसी क्षेत्र की, इसके लिए हम वर्णनात्मक क्रियात्मक अनुसंधान करते हैं। जैसे कि नाम से पता लग रहा है कि ये क्या करेगा, उसका एक तरीके से वर्णन करेगा। जैसे कि सपोज करो आपको किसी स्कूल के पुस्तकालय का अध्ययन करना है या स्कूल के खेलकूद कार्यक्रम का अध्ययन करना है, तो वहां पर इसका यूज होता है, ठीक है। इसके बाद आता है नैदानिक क्रियात्मक अनुसंधान यानी कि डायग्नोस्टिक एक्शन रिसर्च। अब इस प्रकार के शोध में क्या होगा भाई, किसी भी प्रचलित प्रक्रिया में कमियों को पहचानने और उसका निदान करने में क्या होगा, वो सहायक होगा। कि जो भी आपकी प्रक्रिया चल रही है उसको आप पहचानेंगे उसमें क्या कमियां हैं और फिर आप उसको डायग्नोस करने का प्रयास करेंगे। जैसे कि सपोज करो कि आपने देखा कि भाई आपकी किसी क्लास में भौतिक विज्ञान में छात्रों के कम अंक आते हैं, तो क्यों उनके कम अंक आ रहे हैं, ठीक है, उन्हें दूर करने के आप उपाय ढूंढेंगे। या किसी क्लास के मैथ्स में काफ़ी कम नंबर आते हैं, तो वहाँ पर उनके नंबर कम क्यों आ रहे हैं, ठीक, तो आप उसे क्या करेंगे, उसे दूर करने का प्रयास करेंगे, ठीक। इसके बाद आएगा प्रायोगिक क्रियात्मक अनुसंधान यानी कि एक्सपेरिमेंटल एक्शन रिसर्च। तो इस प्रविधि में क्या होगा कि भाई शिक्षा में नवीन विचारों का प्रयोग किया जाएगा जिससे कि प्रचलित प्रणाली का उन्नयन किया जा सके। जो कि पहले से चल रही है वो तो
जो चल रही है वो तो पुरानी प्रणाली है, तो आप क्या करेंगे, उसमें नवीन विचारों का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो उससे क्या होगा कि जो आपकी प्रणाली चली आ रही है उससे उसका उन्नयन किया जा सकेगा। ओके, जैसे कि आपका क्या होता है, छात्र केंद्रीय अधिगम को प्रोत्साहित करना। ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं सतत एवं व्यापक मूल्यांकन प्रविधि का प्रयोग करना। तो ये सारे के सारे आपके क्या हैं दोस्तों, प्रायोगिक क्रियात्मक अनुसंधान के उदाहरण हैं। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब इसके बाद दोस्तों क्रियात्मक अनुसंधान के उद्देश्य। देखिए दोस्तों, अगर आपने अभी डेफिनेशन बहुत अच्छे से पढ़ी है तो आपको इसके उद्देश्य बताने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। सबसे पहला उद्देश्य तो क्या है भाई, विद्यालय की कार्यप्रणाली में सुधार लाना तथा विकास करना। इसके अलावा छात्रों तथा शिक्षकों में प्रजातंत्र के वास्तविक गुणों का विकास करना। ठीक है ना। इसके अलावा विद्यालय के कार्यकर्ताओं जैसे कि आपके शिक्षक, प्रधानाचार्य, प्रबंधक और निरीक्षक हैं, इनमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना। काफी सिंपल है। इसके बाद विद्यालय के कार्यकर्ताओं में कार्यकौशल का विकास करना। कार्यकर्ता आप समझ रहे हैं ना, बार बार मैं कार्यकर्ता का वर्ड यहाँ पर इसलिए यूज कर रहा हूँ जिसमें सभी आ जाएंगे, शिक्षक आ जाएंगे, प्रधानाचार्य आ जाएंगे, प्रबंधक आ जाएंगे और निरीक्षक आ जाएंगे। तो उनको अपने कार्यकौशल में विकास करना, अपने कार्य में विकास करना, तो वो क्या करेंगे, अनुसंधान ही तो करेंगे ना। तो उसको क्या बोलेंगे, शैक्षिक अनुसंधान बोला जाता है। शैक्षिक प्रशासकों तथा प्रबंधकों को विद्यालय की कार्यप्रणाली में सुधार करना और परिवर्तन के लिए सुझाव देना। इसके लिए भी आप क्या करते हैं, क्रियात्मक अनुसंधान करते हैं। ठीक है ना। तो आप किस तरीके से कार्यप्रणाली में सुधार कर सकते हैं, क्या परिवर्तन करे जाने चाहिए, इसके लिए आप रिसर्च करेंगे। विद्यालय की परंपरागत रूढ़िवादिता तथा यांत्रिक वातावरण को समाप्त करना। बिल्कुल, जैसे भी कि आपकी जो पुरानी जो चीजें चली आ रही हैं जो कि रूढ़िवादी हैं, उनको आपने समाप्त करना है, जैसा कि यांत्रिक वातावरण है। ठीक है ना। इस टाइप के जो यांत्रिक वातावरण को, जैसे आर्टिफिशियल जो आपका वातावरण है, उसको आप एक तरीके से समाप्त करना है। ठीक, तो ये इसके एक तरीके से क्या है दोस्तों, उद्देश्य भी हैं और एक तरीके से ये लाभ भी हैं। ठीक है, लाभ भी इसके इसी तरीके से होंगे। विद्यालय की कार्य प्रणाली को प्रभावशाली बनाना, ये भी इसका उद्देश्य है। छात्रों के निष्पत्ति स्तर को ऊंचा करना। ठीक है, निष्पत्ति स्तर जो भी है उनका, उसको ऊंचा करना, यानी कि उनका रिजल्ट अच्छा करना। ठीक, इसके बाद आते हैं क्रियात्मक अनुसंधान के क्षेत्र, ये भी वही हैं। अनुसंधान के क्षेत्र क्या क्या होंगे, कक्षा शिक्षण विधियां एवं युक्तियों में सुधार लाना। आप कैसी टीचिंग टेक्निक्स यूज करते हैं, टीचिंग मेथड्स आप कैसे यूज करते हैं, उनमें सुधार लाना। ठीक है ना। अगर उनमें सुधार नहीं है तो आप उसके लिए एक्शन रिसर्च करेंगे, उससे आपको पता लगेगा कि भाई समस्या है, इस समस्या का समाधान किया जाए। ठीक, तो आपको पता लगेगा भाई आपकी जो टीचिंग टेक्निक्स हैं वो आपकी सही हैं या नहीं है, तो ये इसका क्षेत्र है। तो आप पता लगाते हैं कि भाई जो आप टीचिंग मेथड और टेक्निक यूज़ कर रहे हो तो वो सही है या नहीं है। इसके बाद शिक्षण में प्रयुक्त होने वाले सहायक सामग्री, जिसकी उपयोगिता के संबंध में निर्णय लेने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। बिल्कुल, आप टीचिंग के टाइम पे बहुत सारी शिक्षण सहायक सामग्रियों का प्रयोग करते हैं, तो कौन सी शिक्षण सामग्री, सहायक सामग्री का उपयोग कब करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्या वो उपयोगी है या नहीं, तो इसके लिए एक्शन रिसर्च का प्रयोग करते हैं। इसके अलावा छात्रों की अभिरुचि, ध्यान, तत्परता तथा जिज्ञासा में वृद्धि के लिए भी इसका प्रयोग करते हैं। बिल्कुल, जब आप अपने शिक्षण को प्रभावशाली बनाने के लिए एक्शन रिसर्च का प्रयोग करेंगे तो उससे क्या होगा, डेफिनेटली आपका शिक्षण प्रभावशाली होगा, तो उससे छात्रों की अभिरुचि बढ़ेगी, ध्यान आएगी, तत्परता लगेगी और उनकी डेफिनेटली क्यूरियोसिटी भी बढ़ेगी। तो उसके लिए भी आप इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, या इसका क्षेत्र है। शिक्षकों द्वारा विभिन्न विषयों में दिए जाने वाले गृह कार्य की प्रणाली को प्रभावशाली बनाने के लिए, कि गृह कार्य किस तरीके से दिया जाए विभिन्न विषयों में, मैथ्स में कैसा दिया जाए, फिजिक्स में कैसा दिया, आर्ट में कैसा दें, अंग्रेजी में कैसा दें, हर किसी में गृह कार्य देने का एक अलग अलग तरीका होता है, तो वो उसको भी प्रभावशाली बनाना है। ठीक है ना। ऐसा भी नहीं हो जाए कि भाई गृह कार्य बोझ हो जाए, और इतना भी कम नहीं देना है कि भाई उसको क्या कहते हैं, वो गृह कार्य को कुछ मतलब एक तरीके से इंपॉर्टेंस ही ना दे पाए। तो आप उसको किस तरीके से देंगे, इसके लिए भी आप रिसर्च कर सकते हैं। ठीक है, छात्रों को छात्रों के अनुसंधान संबंधी समस्याओं के समाधान के लिए भी आप क्या कर सकते हैं, क्रियात्मक अनुसंधान का प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा जैसे भाषा शिक्षण में वर्तनी तथा वाचन की समस्याओं के लिए या भाषाई शुद्धि के लिए, ठीक है, वर्तनी कैसी है, बोलने में समस्या है या आपकी भाषा शुद्ध है, उसके लिए भी रिसर्च किया जाता है। ठीक, छात्रों की अनुपस्थिति, जैसे कोई समस्या आ गई, भाई कोई छात्र अनुपस्थित रहता है, विद्यालय देर से आता है, तो ऐसी समस्याओं के समाधान के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक, छात्रों और शिक्षकों संबंधी समस्याओं तथा छात्रों में परस्पर आदान प्रदान की समस्याओं के लिए, कभी क्या होता है कि भाई छात्र और शिक्षक के बीच में कुछ समस्याएं होती हैं, कभी
छात्रों के बीच में परस्पर समस्याएं होती हैं तो उनमें भी जो आपका क्या होता है, उन समस्याओं के समाधान के लिए भी अनुसंधान का प्रयोग किया जाता है। परीक्षा में छात्रों के नकल करने की समस्याओं के समाधान में, किसी परीक्षा में कोई छात्र हैं वो नकल करते हैं तो क्यों नकल करते हैं, ठीक है ना, इसका कारण पता लगा और उसको दूर करने का प्रयास करना है। तो एक्शन रिसर्च में सब चीज़ें की जाती हैं। विद्यालय के संगठन, प्रशासन एवं से संबंधित समस्याओं के समाधान है, तो ये तो हमने कितने बार बता ही दिया। तो कोई भी आपकी एक डेफिनेशन अगर आप प्रॉपर पढ़ो ना तो उससे कई सारे पॉइंट से निकल के आ जाते हैं। ये सब पॉइंट्स आपस में एक दूसरे से कहीं ना कहीं जुड़े ही होते हैं। तो अगर आप डेफिनेशन बहुत अच्छे से पढ़ते हो तो आपको ये सारे पॉइंट्स लिखने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, ना इनको समझने में, ठीक है। इसके बाद आता है जो कि इंपॉर्टेंट है, ये है क्रियात्मक अनुसंधान के चरण एवं सोपान। देखिए, क्रियात्मक अनुसंधान के चरण एवं सोपान के बारे में बात करें, मैंने तो यहाँ पर 8 लिखे हैं, कई जगह 6 दिए हैं, कई जगह पे 7 दिए हैं। देखिए, हैं सब वो एक ही चीज़। कई जगह पे उन्होंने 2 का 1 बना रखा कंबाइन करके, कई जगह पे उन्होंने क्या किया, ज़्यादा से ज़्यादा उसको ब्रॉड करके लिखा हुआ है, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, बस आपको कुछ मेन चीज़ें इसमें ध्यान में रखनी है, उसके बाद आपको सोपान याद करने में कभी भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो देखिए, मैंने यहाँ पर एंडरसन है, एंडरसन के अनुसार क्रियात्मक अनुसंधान के निम्न चरण मैंने यहाँ पर लिखे हैं। एंडरसन ने कई जगह पे 7 भी दिया हो सकता है, कई जगह पे 6 भी दिया हो सकता है, तो कोई बात नहीं, मैंने यहाँ पर 8 लिखे हैं, बस आपको इनको समझना है, ठीक है। आप इसको किस तरीके से समझेंगे। देखिए, सबसे पहला आता है इसमें समस्या का चयन, या फिर हम कह सकते हैं समस्या का ज्ञान। यह सबसे पहला सोपान है। देखिए, आपको पहले पता होना चाहिए कि भाई समस्या क्या है। विद्यालय में उपस्थित होने वाली समस्याओं को भली भांति आपको समझना है, ठीक है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, समस्या को पहले पहचानेंगे, समस्या का चयन करेंगे। ये तभी संभव होता है जब विद्यालय के शिक्षक या आपके प्रिंसिपल हैं आदि उसके संबंध में अपने विचार व्यक्त करें, ठीक है ना। तो अब फिर आप जब वास्तविक समस्या को समझेंगे तो तभी आप उसमें क्या करना चाहेंगे, सुधार करना चाहेंगे। तो पहले आप समस्या का पता लगाओ, उसके बाद दूसरा क्या होगा, कार्य को करने के लिए प्रस्तावित प्रस्तावों पर विचार विमर्श, ठीक है। अब ये दूसरा सोपान है। अब आपको क्या करना है, समस्या को पहले भली भांति समझने के बाद इसके बाद उस पर विचार करना है कि उसके कारण क्या है, ठीक है, और उसका समाधान करने के लिए आप कौन से कार्य कर सकते हैं। पहले तो आप समस्या को समझ गए, अब आप उसके कारण का पता लगाएंगे, ठीक है ना, और उसको समाधान के लिए आप कौन से कार्य कर सकते हैं। तो इसमें क्या होगा कि भाई जैसे शिक्षक है, प्रधानाचार्य, प्रबंधक हैं, तो वो क्या करेंगे, अपने अपने इसमें प्रस्ताव या सुझाव देंगे, ठीक है। तो उसके बाद ही वो क्या करेंगे, आपस में विचार विमर्श करेंगे। तो इसके दौरान आप विद्यालय के उद्देश्यों को ध्यान में रखेंगे, आपके बिलीव्स क्या हैं, ठीक है ना, इन सब चीज़ों को आपने ध्यान में रखना है, ठीक है ना। तो ये चीज हो गई भाई कार्य के लिए प्रस्तावों पर विचार विमर्श, ठीक। इसके बाद आएगा अगला तीसरा जो कि इंपॉर्टेंट सोपान है, जिसको बोलते हैं योजना का चयन, या फिर हम कह सकते हैं उपकल्पना का निर्माण। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, हाइपोथेसिस का निर्माण, ठीक। तो इसमें क्या होता है, देखिए तीसरा आपका ये सोपान है। तो इसमें आप क्या करते हैं कि जब आपने विचार विमर्श कर लिया, इसके बाद आप क्या करेंगे, एक योजना करेंगे, योजना का चयन करेंगे कि आप प्लानिंग करेंगे, ठीक है ना, और उपकल्पना का निर्माण करेंगे, ठीक। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, जितने भी आपके विचार विमर्श वाले करने वाले व्यक्ति हैं वो सभी अपने अपने विचार उन्होंने दिए हैं, तो वो सभी संयुक्त रूप से क्या करेंगे, इसमें अपना पार्टिसिपेशन देंगे या फिर वो संयुक्त रूप से उत्तरदायित्व होंगे, ठीक। तो आप जब उपकल्पना का निर्माण करते हैं तो आप क्या क्या इन चीज़ों को ध्यान में रखते हैं। सबसे पहले जैसे कि मैंने पहले बोला कि जो आपकी समस्या है उसको समाधान करने वाली आप योजना का चयन करेंगे, इसमें योजना का परीक्षण भी करेंगे, ठीक है ना, और योजना के द्वारा आपको जो उद्देश्य प्राप्त होगा वो भी आप देखेंगे इसमें। तो इसके अंतर्गत ही ये सभी चीजें आ जाती है। तो सिंपल सा है कि आपने योजना का चयन करना है कि आप किस तरीके से आप कौन सा प्लान आप अपनाएंगे, ठीक है। योजना को मतलब वो समस्या को खत्म करने के लिए, समाधान के लिए आप किस तरीके से कौन सा आप प्लानिंग यूज करने वाले हैं, ठीक। इसके बाद अगला आता है बहुत इंपॉर्टेंट, तथ्य संग्रहण करने की विधियों का निर्माण। अब देखिए आप क्या करेंगे, तथ्य मतलब आंकड़े या फैक्ट्स भी बोल सकते हैं। अब आप फैक्ट्स को गैदर करना चाहते हैं, यानी कि उनको कलेक्ट करना चाहते हैं। अब इसको कलेक्ट करने की अलग अलग विधियां होती हैं, बहुत सारी विधियां होती हैं, ठीक है। तो अब आप क्या करेंगे, स्टैटिस्टिक्स में बहुत सारी डेटा कलेक्शन की विधियां होती हैं, अलग अलग विधियां होती हैं। कभी हम प्रश्नोत्तर से भी पूछ सकते हैं, कभी क्वेश्चनर पकड़ा देते हैं, ठीक है। मैंने आपको अगर आप देखें तो अगर आपने मेरी मापन मूल्यांकन वाली वीडियो देखी होगी तो मैंने उसमें बताया था आपको कि मूल्यांकन में हम किस तरीके से जैसे शेड्यूल पकड़ा देते हैं लोगों को, या क्वेश्चनर की मदद से, या हम किसी से इन्वेस्टिगेटर खुद प्रश्न पूछ लेता है लोगों से। तो कई सारे तरीके होते हैं कि जिससे हम आंकड़ों को इकट्ठा करते हैं, ठीक है ना। तो आंकड़े को आपने
कौन सी आपकी विधि है उसका आपने निर्माण करना है कि ऐसी कौन सी विधि लगाए को जिससे कि हमें यहाँ से फैक्ट्स इकट्ठे हो जाएं। ठीक, तो ऐसी विधियों का निर्माण हमारा चौथा सोपान आता है। पांचवा सोपान क्या होगा कि भाई जो तथ्य हैं उनका आपने क्या करना है, इकट्ठा करना है। तो पहले तो आपने विधि चुनी, उसके बाद आप क्या करेंगे, उसका एक तरीके से हम जो आपके प्रमाण हैं, जो तथ्य हैं, उनका हम क्या करेंगे, संकलन करेंगे। ठीक है ना। तो आप इसमें ये आपको समझ में आ गया। ठीक है ना। तो यानी कि हम क्या करेंगे कि इसके अंतर्गत आप जो फैक्ट्स हैं, जो आपके प्रमाण हैं, उनका आप संकलन करेंगे और इसके अलावा योजना का कार्यान्वयन, यानी कि कहने का मतलब है कि जो योजना आप आपने अपनाई थी, आप उसका क्या करेंगे, इसमें क्रियान्वयन करेंगे। ठीक है ना। तो ये चीज़ों को आपने ध्यान में रखना है। ठीक, इसके बाद आता है अगला छठा, तथ्यों का सांख्यिकी विश्लेषण। देखिए तथ्यों का जितने भी आपके पास जो तथ्य आए, यानी फैक्ट्स आए, या फिर आपके पास जो भी आंकड़े आएंगे, उनका आप सांख्यिकी विधियों का यूज़ करके उनका एनालाइजेशन करते हैं। ठीक है ना। हालांकि ये चीज़ आपको कई लोगों को शायद समझ में ना आए, लेकिन आप बस इतना ध्यान में रखिए कि भाई सांख्यिकी तकनीकें होती हैं, सांख्यिकी विधियाँ होती हैं, इनकी मदद से हम क्या करते हैं, जो फैक्ट्स आते हैं उनका एनालाइजेशन करते हैं। इसके लिए कई सारे फॉर्मूले बने हुए हैं, तो कोई बात नहीं, आपको उसमें दिमाग खपाने की आवश्यकता नहीं है। बस आप ये करेंगे कि आपको क्या करना है, एनालाइजेशन करना है। ठीक है। और इसके बाद आप क्या करेंगे, जितने भी आपके एनालाइजेशन के आधार पे आपके क्या निकलेंगे दोस्तों, निष्कर्ष निकलेगा। ठीक है ना। तो ये आपका इसका अगला सोपान है, यानी सातवां सोपान है। यानी कि आपने क्या करना है, जब आपने योजना की समाप्ति कर दी, उसके बाद आपने जब उसका स्टैटिस्टिकल एनालाइजेशन कर लिया, उसके बाद आप क्या करेंगे, एक निष्कर्ष निकालेंगे कि भाई हमारा ये निष्कर्ष निकला। ठीक है ना। आप उसका निष्कर्ष निकालेंगे और उसके बाद अगला आता है सूचना। सूचना का मतलब ये है कि आप एक तरीके से जो दूसरे व्यक्ति हैं उनको आप परिणामों की सूचना देंगे। ठीक है ना। तो ये अंतिम सोपान है। तो आप क्या करेंगे कि भाई योजना के परिणामों की सूचना देंगे कि भाई हमने ये योजना बनाई थी और इस योजना के आधार पे ये आपका निकल कर आता है। ठीक है ना। तो ये है इसका दोस्तों एक तरीके से सोपान। तो बहुत सिंपल है, तो इसको आप एक ही लाइन पे याद कर सकते हैं। सबसे पहले आप क्या करेंगे, समस्या का चयन करेंगे, आप सेलेक्ट करेंगे कि आपकी प्रॉब्लम क्या है। फिर उसके बाद समस्या पर विचार विमर्श करेंगे कि भाई इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, इसके कारण क्या है। फिर आप प्लानिंग करेंगे, योजना का चयन करेंगे, हाइपोथेसिस का निर्माण करेंगे। उसके बाद आप डेटा इकट्ठा करेंगे, डेटा को कलेक्ट करेंगे कि जो भी उससे रिलेटेड आपके डेटा होंगे। ठीक है ना। मतलब उसके को इकट्ठा करने वाली विधियों को चुनेंगे। उसके बाद आप डेटा को कलेक्ट करेंगे, योजना का क्रियान्वयन करेंगे, जो योजना आपने बनाई, उसके बाद उसका स्टैटिस्टिकल एनालाइजेशन करेंगे। इसके बाद आप क्या करेंगे, उस पर जो भी आपका निष्कर्ष निकलता है वो आप निकालिए। ठीक है। और फिर उसके बाद आप सूचना, यानी कि इसको हम ये भी कह सकते हैं रिजल्ट का जनरलाइजेशन, यानी सामान्यकरण भी कह सकते हैं। कई जगह पे, कई बुक्स पे ये भी दिया हो सकता है कि आप तथ्यों का सामान्यकरण करेंगे, एक सामान्य नियम बताएंगे कि भाई ऐसा होता है। ठीक है। तो ये सब चीजें आपकी एक्शन रिसर्च के अंतर्गत आती हैं। बहुत सिंपल है, आप बहुत इजीली इसको बता सकते हैं। ठीक है। तो आई होप कि आपको अच्छे समझ में आ गया। इसके बाद आप देखिए क्रियात्मक अनुसंधान के लाभ। देखिए लाभ भी वही चीज है जो इसके उद्देश्य हैं। उद्देश्य के बाद जो हमने इसके क्षेत्र पढ़े थे, सब कहीं ना कहीं आपस में रिलेटेड है। देखिए शिक्षक क्या करता है, अपनी कक्षा के वातावरण में एवं अपनी कार्यप्रणाली में सुधार एवं प्रगति करता है। बिल्कुल एक्शन रिसर्च करेगा। जो बंदा रिसर्च करेगा अपनी कार्यप्रणाली के बारे में, तो वो तो डेफिनेटली अपनी कार्यप्रणाली में सुधार भी करेगा और उसमें प्रगति भी करेगा। ठीक है। शोध के पदों से परिचित होता है। बिल्कुल, देखिए आप क्रियात्मक अनुसंधान कर रहे हैं, क्रियात्मक शोध कर रहे हैं। ठीक है। तो आपको क्या होता है, उनके पदों से परिचय होता है। इसके बाद वैज्ञानिक प्रवृत्ति शोध कार्य करने के लिए जागृत होती है। बिल्कुल आपके अंदर वैज्ञानिक दृष्टिकोण उत्पन्न होगा और ठीक है, आप शोध करने की प्रवृत्ति आपके अंदर जागृत होगी। ठीक है। विद्यालय के प्रशासन में सुधार एवं परिवर्तन लाया जा सकता है। ऑफ कोर्स हमने अभी डिस्कस किया, विद्यालय से संबंधित व्यक्तियों की विभिन्न दैनिक समस्याओं का व्यवहारिक एवं तथ्यपूर्ण समाधान मिलता है। ठीक है। बहुत सिंपल है, समझाने की आवश्यकता नहीं है। ठीक, जो भी विद्यालय से संबंधित व्यक्ति होंगे, उनकी जितनी भी दैनिक समस्याएं हैं, उनका व्यवहार का मतलब जो हम व्यवहार में ला सकते हैं, व्यवहारिक समाधान मिलेगा और तथ्यपूर्ण समाधान मिलेगा। ठीक है। विद्यालय को आधुनिक तथा समयानुकूल बनाने का प्रयास करता है। बिल्कुल विद्यालय से हमारे क्या होते हैं, मॉडर्न बनते हैं, जहाँ पर आपके एक्शन रिसर्च होते हैं और फिर हम उस एक्शन रिसर्च के आधार पे जो हमारे निष्कर्ष निकलते हैं, जब उनका हम किसी समस्या को समाधान करने के लिए प्रयोग करेंगे, तो हमारे डेफिनेटली क्या होंगे, जो विद्यालय वो मॉडर्न बनेंगे, है ना, और समयानुकूलित यानी समय के अनुकूल बनेंगे, जो समय के अनुसार होने चाहिए। ठीक है। इसके बाद इसके द्वारा प्राप्त निष्कर्ष व्यावहारिक रूप से काफी सफल होते हैं। ठीक है ना। ये भी इसका एक बहुत बड़ा लाभ है। ठीक, तो आई होप कि आपको अच्छे से क्रियात्मक अनुसंधान समझ में आया होगा।
देखिए दोस्तों, वैसे मैंने कोशिश करी है कि जितना हो सके इसमें आपको क्रियात्मक अनुसंधान के बारे में कोशिश करी है कि जितना हो सके मैं बता सकूं। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा और आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट भी साबित होगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।